कहानी की शुरुआत होती है साल 2006 कानपुर शहर को दिखाते हुए। सुबह सुबह एक आदमी अपनी गाड़ी से समोसा खाने के लिए आता है। जब वो कुछ समोसे लेकर कार में बैठता है तभी पीछे से एक किडनैपर उसे पिस्तौल दिखाता है और एक लिखी हुई बात पढ़कर सुनाता है। किडनैपर को ठीक से पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए विक्टिम खुद ही पढ़कर सुनाता है। थोड़ी देर बाद बबलू अपनी गर्लफ्रेंड रिंकू के साथ एक बैंक के सामने आता है। बैंक में ताला लगा देखकर वो गार्ड से पूछते हैं। गार्ड बताता है कि अंदर लोग हैं पर बैंक खुलने का समय अभी हुआ नहीं है। बबलू बातों में उलझाकर गार्ड की बंदूक छीन लेता है और उसे बंदी बनाकर बैंक में घुस जाता है। वो गार्ड के पैर में गोली मारकर सबको डराता है। फिर किडनैप किया गया आदमी जो बैंक का मैनेजर है वो भी बैंक में आता है। उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि बबलू का जुड़वा भाई डब्लू है। दोनों भाई मिलकर बैंक लूटने लगते हैं। बाहर इंतजार कर रही रिंकू देखती है कि बैंक के सामने पुलिस जमा हो रही है। वो बबलू को फोन करती है जो लॉकर से पैसे निकाल रहा होता है। बैंक में नेटवर्क ना होने के कारण वो रिंकू की बात समझ नहीं पाता और फोन डब्लू को देता है। डब्लू भी अंदर बात समझ नहीं पाता तो वो बाहर आता है। रिंकू उसे पुलिस के आने की खबर बताती है और डब्लू पुलिस को देखकर भाग जाता है। उधर बैंक के अंदर पुलिस आ जाती है और बबलू भागने की कोशिश करता है लेकिन घायल गार्ड उसे पकड़ लेता है। बाहर डब्लू रिंकू की गाड़ी में बैठ जाता है और उसे जल्दी चलने को बोलता है। रिंकू अपने बॉयफ्रेंड बबलू को टोनी कहकर बुलाती है, पूछती है कि टोनी का क्या हुआ। डब्लू बोलता है उसे पुलिस ने पकड़ लिया। बैंक लूटने के बाद इंस्पेक्टर कमाल बबलू को पकड़कर थाने लाते हैं। कमाल मजाक में कहता है कि उसे पहले से ही बैंक लूट का सपना आया था। बबलू भी मजाक में कहता है कि उसे भी सपना आया था कि अंबिका प्रसाद ने उसे फंसाया है। एक पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर को बताता है कि बबलू के साथ एक और आदमी था। जब इंस्पेक्टर उस दूसरे आदमी का नाम पूछता है तो बबलू मना कर देता है। गुस्से में इंस्पेक्टर उसे धमकी देता है कि एक गार्ड को गोली मारने के लिए उसे 7 साल की जेल होगी। अगले दिन बबलू को कोर्ट में जाने से पहले उसकी माँ मंजरी उसे मिलने के लिए आती है। बबलू माँ को बताता है कि वो 7 साल के लिए जेल जा रहा है। माँ इमोशनल होकर कहती है कि वो अच्छा इंसान बनकर वापस लौटे। इंस्पेक्टर कमाल मंजरी से दूसरे साथी के बारे में पूछता है पर मंजरी अनजान होने का नाटक करती है। इसके बाद इंस्पेक्टर उसे ताना मारता है कि उसने ये बात बबलू के पिता के केस में भी कही थी और वो भरे बाजार में माँ को अपमानित करता है। अगले दिन डब्लू माँ को बबलू से मिलवाने जेल जाता है। बबलू डब्लू से कहता है कि तू कहीं और चला जा और रिंकू का ध्यान रखना। माँ बबलू से पूछती है क्या तूने ये सब अंबिका के साथ मिलकर किया। बबलू मना करता है। माँ समझाती है कि ये जेल चिड़ियाघर है, तू अपने बाप जैसा ही निकला। बाहर आकर माँ डब्लू को चेतावनी देती है कि वो अपने बाप और भाई जैसा ना बने। डब्लू कहता है कि वो ऐसा काम करेगा जिससे माँ को चिंता नहीं होगी। माँ मान जाती है कि डब्लू भी शामिल था पर वो उसे माफ कर देती है। उसी रात रिंकू के डांस शो के बाद डब्लू उसे घर छोड़ने जाता है। रिंकू इमोशनल होकर बताती है कि उसका और टोनी मतलब बबलू का प्यार ऐसे ही शो में शुरू हुआ था और टोनी हमेशा उसे बचाता था। रास्ते में उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर कमाल से होती है। कमाल रिंकू के डांस की तारीफ करता है। रिंकू उसे ताना मारती है कि आज सीएम का बेटा आया था और उसने उसे अपना नंबर भी दिया है। इंस्पेक्टर कहता है कि उसके पास भी नंबर है पर वो फोन नहीं उठाता। इंस्पेक्टर के ताने के बाद रिंकू तुरंत फोन लगाती है और डब्लू को सीएम का बेटा बनाकर इंस्पेक्टर से बात करवाती है। डब्लू पहले तो समझ नहीं पाता पर फिर वो पुलिस के सामने होने की बात समझ जाता है और सीएम का बेटा बनकर इंस्पेक्टर को धमकाता है। इंस्पेक्टर डर कर माफी मांगता है और चला जाता है। रिंकू पूछती है कि उसने क्या कहा तो डब्लू बताता है कि उसने बबलू के पास रहकर ऐसी बातें सीखी थी। हालांकि बातें करते करते डब्लू को एहसास होता है कि वो अपने भाई की गर्लफ्रेंड से ज्यादा बात कर रहा है, इसीलिए वो फोन रख देता है। सोते समय डब्लू अपने वॉलेट से रिंकू की तस्वीर निकालता है जिसमें उसने बबलू के हिस्से को मोर रखा था। इससे पता चलता है कि वो भी रिंकू से प्यार करता है। अगले दिन डब्लू माँ से दोस्त के लिए कहकर नाश्ता बनवाता है और रिंकू के घर ले जाता है। तभी इंस्पेक्टर कमाल, अंबिका प्रसाद और उसके आदमी वहाँ पर आते हैं। डब्लू बताता है कि वो बबलू के कहने पर रिंकू का ध्यान रख रहा है। अंबिका रिंकू पर चिल्लाता है कि बबलू ने उसके पिता को मारा था पर रिंकू इसे झूठ कहती है। अंबिका रिंकू के घर के कागजात निकालकर उसे 3 दिन में साइन करने को कहता है। रिंकू के मना करने पर अंबिका के आदमी उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। अंबिका डब्लू को धमकी देता है कि वो रिंकू से साइन करवाए वरना अंजाम बुरा होगा। उधर जेल में कैदी सभी बबलू को उसकी प्रेमिका रिंकू को लेकर चिढ़ाते हैं। कहते हैं कि इंस्पेक्टर कमाल अब उसका ध्यान रखेगा।
रहेगा। ये सुनकर बबलू का दिमाग गर्म हो जाता है और वो सबको पीटना शुरू कर देता है। पुलिस उसे एक अलग कमरे में बंद कर देती है जहां अंबिका प्रसाद के आदमी उसे बेरहमी से पीट कर अधमरा कर देते हैं। दूसरी तरफ डब्लू रिंकी को मेले में लाता है जहां रिंकू शराब पीती है। लोगों से झगड़ा होने पर डब्लू उसे किसी तरह बचाता है और नशे में धुत रिंकू को घर लाता है। अगले दिन डब्लू की माँ मंजरी उसे चेतावनी देती है कि रिंकू उसकी भाभी है ना कि दोस्त। तभी अंबिका के भेजे आदमी से मंजरी को एक अखबार मिलता है जिसमें बबलू की जेल में मारपीट की खबर होती है। साथ ही रिंकू के लिए बबलू की चिट्ठी भी। चिट्ठी में लिखा है, जेल में मारपीट के कारण मेरी सजा 10 साल और बढ़ गई है और मुझे दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है और ये सब अंबिका ने करवाया है। बबलू चेतावनी देता है कि अगर तुमने इस बीच किसी और से प्यार किया तो बाहर आकर मैं सबसे पहले उसे मारूंगा। रिंकू को अंबिका की मंशा पता चलती है कि वो उसका घर हड़पना चाहता है और वो दुखी हो जाती है। माँ डब्लू को हद में रहने को कहती है पर डब्लू रिंकू के पास जाता है और रिंकू रोते हुए उसे गले लगा लेती है। इधर बबलू को दिल्ली जेल ले जाया जाता है। माँ पुराने तस्वीरें देखती है और कहानी अतीत में जाती है। जुड़वा भाइयों के जन्म पर माँ बबलू को ज्यादा प्यार करती थी। माँ खुद गोल्ड मेडलिस्ट निशानेबाज थी। उनके पिता जबरदस्त पहलवान थे पर नेशनल टूर्नामेंट में उन्हें चुना नहीं गया जिससे वो बहुत गुस्से में थे। घर आकर उनके पिता जबरदस्त दुखी होकर मंजरी से कहता है कि मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है, अब मैं करूंगा क्या। मंजरी उसे चिंता ना करने को कहती है और बताती है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगले दिन अंबिका प्रसाद जबरदस्त के घर आता है। दोनों अच्छे दोस्त थे। अंबिका प्रसाद पहली बार मंजरी को देखता है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वो जबरदस्त कहता है कि कोच ने उसके साथ ठीक नहीं किया। फिर वो कहता है कि चलो बाबा लासन के पास चलते हैं, वो ये सब अन्याय का फैसला करेगा। वो दोनों बाबा लासन के पास पहुंचते हैं। लासन सब सुनकर जबरदस्त से पूछता है, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? जबरदस्त हाँ कहता है। वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए जान दोगे? जबरदस्त हाँ कहता है। वो पूछता है, क्या जरूरत पड़ने पर तुम जान ले भी सकते हो? इस पर भी जबरदस्त हाँ कहता है। उसी दिन जबरदस्त जब अंबिका को घर छोड़ता है तो अंबिका फिर से मंजरी के बारे में कुछ कहता है। नौकरी छूटने के बाद जबरदस्त बाबा लासन के लिए काम करना शुरू कर देता है। एक औरत लासन को बताती है कि उसके पति सुनील पहलवान ने उसे धोखा दिया है। जबरदस्त पहले से ही सुनील को नापसंद करता था। बाबा लासन उसे यह मामला सुलझाने को बोलता है। जबरदस्त सुनील के पास जाता है। सुनील उसे ताना मारता है जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में जबरदस्त सुनील को मारकर सबसे कहता है कि कोच को बता देना कि सुनील को उसने मारा है। जबरदस्त अंबिका प्रसाद के पास सरेंडर करने जाता है क्योंकि अंबिका का परिचित अफसर उसकी मदद कर सकता है। लौटते समय जबरदस्त देखता है कि उसके बेटे निशाना लगा रहे हैं और बबलू ने एक पक्षी को मार दिया। वो पक्षी को दफनाता है और माँ मंजरी के पास इमोशनल होकर कहता है कि उसे दूर जाना पड़ सकता है। तभी बबलू बताता है कि पुलिस आई है। जबरदस्त बच्चों को छोड़कर इस उम्मीद में पुलिस के साथ चला जाता है कि बाबा लासन उसे छुड़ा लेंगे। पुलिस के जाने के बाद अंबिका प्रसाद पैसे लेकर मंजरी के पास आता है और अवैध संबंध का प्रस्ताव देता है। गुस्से में मंजरी गर्म चाय का पानी अंबिका के ऊपर फेंक देती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। अगले दिन जेल में एक हवलदार धोखे से जबरदस्त को हथकड़ी पहनाता है। एक कैदी जबरदस्त पर चाकू से हमला करता है और जबरदस्त उसे मार डालता है जिसके तुरंत बाद हवलदार 3 गोलियां मारकर जबरदस्त की हत्या कर देता है। इंस्पेक्टर कमाल मंजरी को मौत की खबर देता है। मंजरी दरवाजा बंद कर लेती है और अपने बेटों के साथ संघर्ष भरा जीवन शुरू करती है। कुछ समय बाद बबलू और डब्लू स्कूल जा रहे होते हैं। बबलू चाकू लेकर कोच भोला का पीछा करता है जिसे वो अपने पिता का हत्यारा मानता है। अंबिका उसे रोकता है और कहता है कि पहलवान को मारने के लिए बंदूक उठानी होगी। अंबिका उसे एक ईंट उठाने को देता है और समझाता है कि बंदूक चलाने के लिए वैसी ताकत चाहिए। बबलू उस दिन से ईंट लेकर प्रैक्टिस करने लगता है। अंबिका बबलू को एक निशानेबाज के पास ले आता है। 10 साल का बबलू अपनी सटीक निशानेबाजी से सबको इम्प्रेस करता है। अंबिका उसे घड़ी और जूते देता है और माँ से छुपाने को कहता है। इसके बाद अंबिका बबलू को कोच भोला के पास लाता है। कोच अंबिका से कहता है कि बबलू को तो तुमसे बदला लेना चाहिए। जब बबलू वॉशरूम जाता है तो अंबिका कोच को बताता है कि बबलू को लगता है कि कोच ने ही उसके पिता को मारा। कोच बबलू को समझाने के लिए वॉशरूम जाता है जहां बबलू उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। गोली की आवाज दबाने के लिए अंबिका बाहर घंटी बजाता है। काम खत्म होने पर अंबिका बबलू से पिस्तौल लेता है और उसे सीधे घर जाकर माँ की गोद में सोने को बोलता है। बबलू घर जाता है तो माँ पूछती है, इतनी देर कहाँ था तू? बबलू झूठ बोलता है, पिताजी की याद आ रही थी इसलिए मंदिर चला गया था। माँ कहती है कि इतने दिनों तक तो तुझे पिता की याद नहीं आई। बबलू कहता है, हमेशा याद आती है पर मैं बताता नहीं। माँ रोने लगती है। बबलू पास आकर कहता है, रोना नहीं है, जिसने मेरे पापा को मारा था मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर माँ हैरान होती है।
माँ पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पिता को किसने मारा? कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? दर्द तो नहीं हुआ? माँ उसी रात बबलू को लेकर थाने आती है और इंस्पेक्टर कमाल से कहती है, इसने किसी को मार दिया है पर कुछ बता नहीं रहा। इंस्पेक्टर पूछता है, एकदम मार ही दिया क्या? माँ कहती है कि इसने कभी चिड़िया तक को नहीं मारा। तभी माँ को याद आता है कि बबलू ने एक बार चिड़िया मारी थी। वो समझ जाती है कि बबलू ने सच में किसी इंसान का खून कर दिया है। वो बबलू को खुद घर ले जाना चाहती है पर इंस्पेक्टर उसे जाने नहीं देता। इंस्पेक्टर बबलू से सच उगलवाता है और बबलू को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। जेल जाने से पहले माँ गुस्से में बबलू को थप्पड़ मारती है, पूछती है, आखिर तूने क्या किया? बबलू बताता है, पिताजी सपने में आए और उन्होंने बदला लेने को कहा था। माँ और गुस्से में दोबारा बबलू के गाल पर हाथ उठाती है। बबलू कहता है कि पिताजी ने सपने में कहा था कि तुम गुस्सा करके मुझे थप्पड़ मारोगी। इससे माँ और ज्यादा दुखी और परेशान होती है। अब बबलू को जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। एक दिन वहाँ सब मिलकर एक फिल्म देख रहे होते हैं। उस फिल्म के मेन कैरेक्टर टोनी से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है। इसी से इंस्पायर होकर वो अपने गाल पर खुद ही कट लगाता है। बबलू 1997 में डिटेंशन सेंटर गया था और 2004 में वो बाहर आता है। रिहाई के दिन डब्लू उसे लेने आता है। बबलू पूछता है, माँ नहीं आई? डब्लू बताता है, नहीं। घर जाते समय बबलू डब्लू को बताता है कि आज से मेरा नाम टोनी है। जेल में सब मुझे इतना बबलू बबलू बुलाते थे कि मैंने अपना नाम बदल लिया। डब्लू पूछता है, ये कैसा नाम है? बबलू कहता है कि तुझे नहीं पता, टोनी मोंटेशा अमेरिका का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। और बबलू टोनी की तरह दिखने के लिए अपने गाल पर बना निशान भी डब्लू को दिखाता है। डब्लू को बाहर छोड़कर बबलू अंबिका प्रसाद से मिलने जाता है। अंबिका बबलू को देखकर खुश होता है। बबलू कहता है कि मुझे अब बबलू नहीं टोनी बुलाना। अंबिका उसे एक बैग भर कर पैसे देता है और बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ को पैसे देने की कोशिश की पर उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए मैंने ये सब जमा किए और अब ये तुम्हारे हैं। अंबिका पूछता है, क्या तुम माँ से मिले थे? बबलू बताता है, नहीं। अंबिका खुश होकर कहता है, बेटा ऐसा ही होना चाहिए, अब जाओ अपने माँ से मिलो। बबलू पैसे और डब्लू को लेकर चला जाता है। बबलू डब्लू से पूछता है, क्या माँ ये पैसे लेंगी? डब्लू बताता है कि अगर माँ को पता चला कि ये पैसे अंबिका के हैं तो वो तो इनमें आग लगा देगी। घर पहुंचने पर मंजरी अपने बेटे बबलू को देखकर बहुत खुश होती है। बबलू माँ से कहता है कि मुझे टोनी बुलाओ। माँ पूछती है, अब तुम क्या करोगे बाहर आकर? बबलू कहता है, मैंने जेल में बहुत काम सीखे हैं, चिंता मत करो, अब मैं लाखों में कमाऊंगा। अगले दिन बबलू अंबिका के एक आदमी हवाई से कार चलाना सीखता है। सीखने के बाद वो अंबिका के पास आकर कहता है कि आप मुझे जो भी काम देंगे मैं वही करूंगा। अंबिका कहता है कि मोहल्ले के एक घर को खाली करवाना है। कथक मास्टर अपनी जमीन जायदाद देना नहीं चाहता। बबलू कहता है, चिंता मत करो, काम हो जाएगा। बबलू सीधे मास्टर के घर जाता है और मास्टर को गोली मार देता है। मास्टर की बेटी ही रिंकू है। गुंडों को आते देखकर मास्टर ने रिंकू को कमरे में बंद कर दिया था, इसलिए रिंकू ये नहीं देख पाती कि उसके पिता को किसने मारा। वहीं पर बबलू पहली बार मास्टर के साथ रिंकू की तस्वीर देखता है। तस्वीर देखते ही बबलू को रिंकू से प्यार हो जाता है। वो रिंकू की तस्वीर फाड़ कर अपने पास रख लेता है। अगले दिन से बबलू जहाँ भी जाता है रिंकू का पीछा करने लगता है। एक दिन बबलू छिप कर घर आता है और देखता है कि रिंकू घर पर नहीं है। जब रिंकू बाहर से आती है तो बबलू छिप कर बाहर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। रिंकू दरवाजा खोलती है और बबलू अपना परिचय टोनी के रूप में देता है। बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता को किसने मारा। रिंकू कहती है, क्या फायदा, पिताजी तो अब रहे नहीं, मुझे ये भी पता है कि किसने मारा और किसने मरवाया, और अगर आप जानते हैं तो आप भी जरूर उसी टीम में होंगे। बबलू फंस जाता है और कहता है, हाँ मैं तो था पर मुझे बाहर रहना पड़ा, अगर मैं अंदर होता तो तुम्हारे पिताजी को बचा सकता था। रिंकू पूछती है, क्या आप वही हैं जिसने मेरी तस्वीर चुराई? बबलू मना करता है तो रिंकू दरवाजा बंद करके चली जाती है, लेकिन बबलू रिंकू का पीछा करना नहीं छोड़ता। एक दिन बबलू रिंकू से प्यार का इजहार कर देता है। रिंकू कहती है, आप तो अंबिका के आदमी हो, मतलब मेरे पिता के हत्यारों की टीम से हो। बबलू फिर भी अपना प्यार दिखाता है और कहता है, तुम्हारे लिए मेरे अंदर इमोशंस काम करते हैं। रिंकू कहती है, ये इमोशंस नहीं है, ये हार्मोन है जो काम करता है। ये हार्मोन क्या होता है ये जानने के लिए बबलू डब्लू के पास जाता है। डब्लू डिक्शनरी देखकर अंग्रेजी में बताता है पर बबलू नहीं समझता। डब्लू आसान भाषा में समझाता है, किसी और को देखकर जो करने का मन करता है वही हार्मोन होता है। बबलू खुश होकर कहता है, अरे तो मेरे अंदर तो रिंकू को लेकर हार्मोन है। अगले दिन जब रिंकू डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तो बबलू सबके सामने कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर हार्मोन काम करता है। रिंकू चौंक जाती है और बबलू शर्मिंदा होता है।
उसी दिन माँ बबलू को बताती है, मैं जानती हूँ कि तुम अंबिका के लिए काम करते हो। बबलू कहता है, अंबिका में बुराई क्या है? माँ कहती है कि जिस दिन तुम्हारा अपना स्वार्थ खतरे में पड़ेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि अंबिका क्या चीज है। उसी दिन बबलू अंबिका से मिलने जाता है। बातों बातों में अंबिका कहता है कि मास्टर की बेटी तो और भी खतरनाक निकली। आज मैंने हवाई को जमीन के कागजात पर दस्तखत लेने भेजा है। ये सुनकर बबलू का दिमाग खराब हो जाता है। वो तुरंत रिंकू के घर भागता है। घर पहुंचकर देखता है कि हवाई रिंकू को मार रहा है। बबलू हवाई से कहता है कि मुझे भी अंबिका ने भेजा है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। हवाई अंबिका को फोन करता है। अंबिका फोन उठाता है। फोन पर अंबिका बबलू और हवाई की लड़ाई की आवाज सुनता है। आखिर में बबलू हवाई को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है, जिसकी आवाज अंबिका अपने फोन पर सुन लेता है। हवाई को मरा हुआ देखकर रिंकू खुद को बचाने के लिए गलती से बबलू को ही घायल कर देती है, क्योंकि उसे लगता है वो भी हवाई जैसा ही खतरनाक हो सकता है। बबलू उसे समझाता है, हमें एक साथ टीम बनकर रहना चाहिए, तुम इन लोगों को अकेले नहीं संभाल पाओगी, मुझे अपने साथ रखो। इस बीच हवाई की लाश अंबिका प्रसाद के घर लाई जाती है। बबलू अंबिका के गुस्से को देखकर वहां से जाने लगता है। बबलू कहता है, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैंने पैर में गोली मारने की कोशिश की पर हेड शॉट लग गया। वैसे भी मेरा प्लान था कि मैं इस लड़की से शादी करके इसे घर ले आऊंगा, तब आपको इसकी जमीन जायदाद अपने आप मिल जाती। अंबिका कोई बात नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। बबलू फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद अंबिका बाहर आता है और कहता है, मुझे उस लड़की की जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की को मार डालो, मैं उसकी मौत चाहता हूँ। बबलू साफ मना कर देता है। कहता है, मैं उसे नहीं मार सकता क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी आपको लाकर दूंगा, पर आप उस लड़की का पीछा छोड़ दो। अंबिका कहता है कि अगर मैं किसी और को मारने भेजूं तो? बबलू चुनौती देता है, आप जिसे भेजेंगे मैं उसे भी मार डालूंगा। अंबिका पूछता है, क्या तुम मुझे भी मारोगे? बबलू कहता है, हाँ। वो आगे कहता है, जो भी उस लड़की की तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसे मार दूंगा, अब आप क्या फैसला लेंगे ये आपका काम है। ये कहकर बबलू अंबिका के पास से चला जाता है। बबलू अंबिका से ये सब कहकर एक रेस्टोरेंट में आता है और अपने भाई डब्लू को सब बताता है। तब अंबिका के गुंडे बबलू पर हमला कर देते हैं। बबलू अपने भाई को बचाने के लिए बीच में आता है। दोनों गुटों में जमकर लड़ाई होती है। बबलू सबको हरा देता है। वो उनमें से एक को पकड़ता है और कहता है, अपने अंबिका भाई को बता देना कि वो मेरे रास्ते पर ना आए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लड़ाई के बाद बबलू रिंकू के घर जाता है। रिंकू उसे अपने कमरे में ले जाती है। बबलू पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा? रिंकू कहती है, नहीं। बबलू जब रिंकू को किस करने की कोशिश करता है तो रिंकू उसकी जीभ चेक करती है कि वो साफ है या नहीं। जीभ साफ ना होने पर वो उसे मुंह धोकर आने को बोलती है। बबलू मुंह धोकर वापस आता है और कहता है, अब मेरी फीलिंग्स खत्म हो गई है। लेकिन इस बार रिंकू खुद आगे बढ़कर बबलू को किस करती है। अगले दिन रिंकू अपने हाथ पर बबलू के नाम का टैटू बनवा लेती है। उसी दिन बबलू डब्लू को रिंकू के घर लाता है और डब्लू पहली बार रिंकू को देखता है। बबलू कहता है, हम तीनों मिलकर एक गैंग बनाएंगे। बबलू पहले तो डर के मारे मना कर देता है और वो अपनी माँ के बारे में भी सोचता है, लेकिन बबलू उसे मना ही लेता है। अगले दिन बबलू डब्लू को एक काम देता है। वो डब्लू को एक ज्वेलरी की दुकान लूटने को भेजता है, लेकिन डब्लू डर के मारे ये काम नहीं कर पाता। वो अपना मास्क भी खोल देता है और कार में वापस आ जाता है। अब डब्लू दूसरा प्लान बनाता है। वो रिंकू को डब्लू के साथ भेजता है। फिर वो खुद मुखौटा पहनकर रिंकू को हॉस्टेज बनाता है और सारे गहने लूट लेता है। डकैती के बाद डब्लू माँ के पास आता है और कहता है, माँ मुझे नौकरी मिल गई है। माँ खुश होकर कहती है, अब मन लगाकर काम करना। अगले दिन बबलू अंबिका की कुश्ती एकेडमी लूटने का फैसला करता है। इसके लिए वो डब्लू को भी प्रैक्टिस करवाता है। लूटने के दौरान डब्लू मैनेजर को पिस्तौल दिखाकर उससे सब पढ़वाता रहता है, जैसे कि कहानी की शुरुआत में मैनेजर से पढ़वाया गया था। ये देखकर बबलू मैनेजर को पढ़कर एकेडमी की तिजोरी तक ले जाता है। वो पैसे और सोना लूट लेते हैं। तभी पहलवानों से उनका सामना होता है। डब्लू पिस्तौल से सबको डराता है और सब कुछ लेकर कार में बैठ जाता है। कार में बबलू और रिंकू एक दूसरे को किस करते हैं। डब्लू शीशे से ये सब कुछ देखता है। इसके बाद तीनों एक साथ एक तस्वीर खिंचवाते हैं। ये वही तस्वीर है जिसे डब्लू अपने वॉलेट में रखता था। इधर अंबिका को अपनी एकेडमी लूट जाने की खबर सुनकर बहुत गुस्सा आता है। अब बबलू बैंक लूटने की प्लान बनाता है और बबलू को बताता है कि इस बैंक में अंबिका अपना ब्लैक मनी रखता है। डब्लू पूछता है, तुझे कैसे पता? बबलू बोलता है, एक बार अंबिका ने मुझे यहाँ टैक्स जमा करने लाया था। इसके बाद वो बैंक लूटने की पूरी प्लान बनाते हैं और ये वही बैंक है जिसे लूटने के दौरान बबलू पकड़ा जाता है, जैसा कि पहले हमने कहानी में देखा। इस तरह कहानी प्रेजेंट में आती है। एक कमरे में रिंकू और डब्लू अगल बगल दो बिस्तरों पर लेटे होते हैं। थोड़ी देर बाद रिंकू अपने बिस्तर से उठकर डब्लू के पास आती है और उसके ऊपर हाथ
हाथ रखती है, लेकिन डब्लू कुछ नहीं करता। जेल में बबलू दीवार पर रिंकू की तस्वीर बनाता है, यानी वो अभी भी रिंकू से बहुत प्यार करता है। अगले दिन बबलू और डब्लू की माँ मंजरी अंबिका के घर आती है। वो देखती है कि अंबिका के कमरे में उसके मृत पति की तस्वीर पर फूल रखे हुए हैं। आज मंजरी बहुत गुस्से में और आत्मविश्वास से भरी हुई है। वो अंबिका को एक शब्द भी बोलने नहीं देती। सबसे पहले वो रिंकू के जमीन जायदाद के कागजात वापस लेती है और कहती है, आज के बाद इन सब पर तुम्हारी कोई दादागिरी नहीं होनी चाहिए। फिर वो बताती है कि हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। वो अंबिका को वार्निंग देती है कि आज के बाद तुम कभी भी बबलू, डब्लू और रिंकू का पीछा नहीं करोगे। जब अंबिका एक बार मंजरी कहकर उसे पुकारता है तो मंजरी गुस्से में उसे कहती है, आज के बाद तुम्हारी जुबान पर मेरा नाम कभी नहीं आना चाहिए। मंजरी कहती है, आज तक तुम मुझे मेरे मृत पति की पत्नी के तौर पर जानते थे, मगर अब से तुम मुझे बबलू और डब्लू की माँ के रूप में पहचानोगे। ये सब कहकर मंजरी वहाँ से चली जाती है। उधर रिंकू डब्लू के पास आकर कहती है, तुम्हारा चेहरा हूबहू बबलू जैसा है। तुम्हें देखकर मुझे बबलू की याद आती है, पर तुम थोड़े अलग हो, डरपोक टाइप के। डब्लू कहता है, मैं बचपन से ही ऐसा ही हूँ। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि माँ कमरे में आती है। माँ देखती है कि डर के मारे डब्लू दूसरे किनारे पर सोया हुआ है। माँ उसे आवाज देती है पर वो अनसुना कर देता है। माँ कहती है, सब सामान पैक कर लो, हम यहाँ से जा रहे हैं। माँ के जाने के बाद डब्लू अपना बिस्तर समेटने लगता है। तभी रिंकू को बिस्तर के नीचे अपने पिता के साथ अपनी तस्वीर मिलती है। तस्वीर देखते ही रिंकू पर मानो आसमान टूट पड़ता है। रिंकू डब्लू से पूछती है, क्या मेरे पिता को बबलू ने मारा था? डब्लू चुप रहता है। रिंकू उसकी चुप्पी से सच्चाई समझ जाती है। वो अपना दर्द छुपाने के लिए बाथरूम में घुसती और दरवाजा नहीं खोलती। अंदर रिंकू अपने शरीर से बबलू से जुड़े सारे निशान मतलब टैटू मिटाने की कोशिश कर रही होती है और बहुत रोती है। तभी माँ कमरे में आती और डब्लू से पूछती है, रिंकू के पिता को किसने मारा था? डब्लू फिर भी चुप रहता है। माँ रिंकू को बाहर निकलने के लिए बाथरूम की दरवाजा खटखटाती है पर रिंकू नहीं खोलती। और यहीं पर इस फिल्म का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब पार्ट 2 कब आएगा इसके बारे में फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि पार्ट 1 भी तो फ्लॉप हो गया था। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।